वेदना होते हुए कहीं और ध्यान कैसे लग सकता है? जेरी, आप हमेशा कहते हैं कि यदि आपको ठीक होना है तब अपना ध्यान तकलीफ से दूर किसी दूसरी जगह लगाइए, परंतु किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो वह अपना ध्यान कहीं और कैसे लगा सकता है? इब्राहिम, बिल्कुल सही। पैर में दर्द होते समय उस पर से ध्यान हटाना निश्चित ही असंभव है। अनेक बार तो जब दर्द का एहसास नहीं होता है तब तक लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यह दर्द हमें नहीं चाहिए था। इस प्रकार के लोगों का दिन अधिकांशतः सिर्फ इधर उधर घूमने और अनावश्यक विचार करने में ही जाता है। वह कभी भी एक विशिष्ट प्रकार के विचार पर कार्य नहीं करते हैं, और जब समस्या आती है तब उनकी सकारात्मक विचारों के पीछे भागदौड़ शुरू हो जाती है। परंतु यदि जीवन भर सकारात्मक विचारों की आदत नहीं लगाई तो अचानक तकलीफ के समय सकारात्मक विचार कैसे आएंगे? इसके विपरीत ज्यादा दुख और दर्द के विचारों को आकर्षण के सिद्धांत के कारण ताकत मिलती है। ऐसे समय उस व्यक्ति के पास दो पर्याय होते हैं, एक या तो तकलीफ के साथ डर से संबंधित विचार जोड़ना या फिर आशावादी विचारों को जोड़ना। वह व्यक्ति तकलीफ को काबू में नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे समय उसे किस प्रकार से विचार करना चाहिए यह निश्चय ही तय कर सकता है। यदि उस तकलीफ की तरफ से पूरी तरह ध्यान दे दिया जाए तब उस तकलीफ को पालने पोसने जैसा काम ही हो जाएगा। किंतु यदि ऐसे समय उस तकलीफ को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाए तब होने वाली तकलीफ की तीव्रता निश्चित ही कम होती है। जिस प्रकार प्यास लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार तकलीफ होने के बाद दौड़ भाग करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। इसके लिए बाकी के समय में नकारात्मक विचारों को रोककर उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने की कला सीखनी चाहिए, जिसका उपयोग ऐसे प्रसंगों में कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसी कला विकसित नहीं हुई तो दिन भर में ऐसा समय निकालिए जिस समय आपको कम से कम तकलीफ होती है, और उस समय सकारात्मक विचारों की शुरुआत कीजिए। इस समय सकारात्मक विचार करने पर स्वास्थ्य प्राप्त होने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे यह स्वास्थ्य दूसरे समय में भी प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहना यह मेरी नैसर्गिक अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य की मूल अवस्था स्वास्थ्य और सुख ही है, और इस अनुभव में किसी भी कमी का अर्थ आंतरिक विरोध होता है। यह विरोध का ही लक्षण है। अनावश्यकता की तरफ दिया गया ध्यान विरोध की ओर तथा आवश्यकता की तरफ दिया गया ध्यान एकरूपता को दिया हुआ आमंत्रण होता है। स्रोत से संबंधित विचार न करना यह विरोध है, और उससे एक रूप विचार करना यह एकरूपता है। स्वास्थ्य, तंदुरुस्त शरीर और खुशी प्रत्येक मनुष्य की मूल अवस्था होती है। इससे कम की प्राप्ति विचारों के असंतुलन का प्रतीक है। बीमारी की तो शुरुआत ही विरोध से होती है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर विरोधाभासी विचार निर्मित होते हैं तो वहां बीमारी ने पहले से ही प्रवेश किया होता है। यदि यह विचार वैसे ही बने रहे तो बीमारी और मजबूत होकर शारीरिक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के विषय में विचार करते हुए भी वास्तविकता में बीमार होने से घबराता है। इन दोनों विचारों की दिशा एक होते हुए भी उनकी गुणवत्ता अलग होती है। ऐसे समय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि भावनाओं से यह समझ में आएगा कि यह विचार सही अर्थों में सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक भावना से उत्पन्न विचार ही सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। छोटे बच्चे के विचार से भी बीमारी आकर्षित होती है क्या? जेरी, कोई एक छोटा बच्चा जिसे बीमारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है और जिससे बीमारी क्या होती है यह भी नहीं पता, वह बीमारी को कैसे आकर्षित कर सकता है? इब्राहिम, हमें इस बात पर तो विश्वास रखना ही पड़ेगा, अर्थात आपके जीवन में जो भी घट रहा है उसे आपके अतिरिक्त कोई भी घटित नहीं कर सकता है। परंतु इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आप हैं और जो आप खुद को समझते हैं उसमें बहुत फर्क है। पहली बात, आपका जन्म माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत पहले से आपने शरीर में प्रवेश किया हुआ होता है, और उसके बाद जितने भी आपने अनुभव किए हैं वो सब आपके पास होते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि यदि सभी बच्चे स्वस्थ पैदा हों तो यह दुनिया वास्तव में सुंदर होगी, परंतु उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि विविधता ही सुंदरता है। इस शरीर में प्रवेश करने के पीछे अच्छा सुदृढ़ शरीर ही होना चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत अलग अलग शरीर से अनुभव लेना शरीर में प्रवेश करने का वास्तविक उद्देश्य था। इसीलिए साधारण की अपेक्षा कुछ अलग घटित होना इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा विचार कीजिए कि आप एक टेनिस मैच देख रहे हैं। खिलाड़ी की तरफ देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि इसके मन में हमेशा एक ही विचार होगा कि मेरे सामने कमजोर खिलाड़ी होना चाहिए जिसे मैं हमेशा सहजता से हरा सकूं। परंतु यदि आपने उस खिलाड़ी से पूछा तब वह इसके विपरीत ही बोलेगा।
वह बोलेगा कि मेरी अपेक्षा हमेशा अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम खिलाड़ी के विरुद्ध खेलने की रहती है। उसके साथ खेलने पर असली मेहनत होती है और मुझे नए प्रयोग करने को मिलते हैं, मेरे खेल कौशल को बढ़ावा मिलता है। इसी पद्धति से जब आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीर में प्रवेश करती है तब उसे हर बार एक नई परिस्थिति का सामना करना अच्छा लगता है। एक नया आवाहन लेकर उसका अनुभव लेना अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता है वह अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकता है, परंतु सत्य यह है कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं वह भी उनका जीवन शब्दों से नहीं वरन विचारों से निर्माण करते हैं। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उसके विचार शुरू हो जाते हैं। उसके पहले गर्भ में रहते हुए वह स्पंदन के माध्यम से संवाद करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली स्पंदन पर आधारित होती है तथा आसपास की परिस्थिति के स्पंदन से उनके स्पंदन में परिवर्तन होता रहता है। किंतु बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें भी एक मार्गदर्शक प्रणाली कार्यरत रहती है। कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार क्यों रहते हैं? जेरी, आप कहते हैं कि विचारों के आधार पर संतुलन बनाया जाता है, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि यह संतुलन जन्म के पहले से बना रहता है या बिगड़ जाता है, जिसके कारण ही कुछ बच्चे जन्म से शारीरिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं? इब्राहिम, निश्चित ही, यदि आपका वर्तमान जीवन आपके विचारों का परिणाम है तब आप जिस अवस्था में जन्म लेते हो वह भी आपके विचारों का ही परिणाम होगा। कभी कभी आत्मा जानबूझकर किसी बीमार या विकृत शरीर का चयन करती है ताकि उस शरीर में भी किस तरीके से कार्य किया जा सकता है इसका नया अनुभव उसे प्राप्त हो। इस शरीर में एक सुविधा रहती है, यानी कि जिस जगह है उस जगह से निर्णय लेने का अवसर होता है। यदि आपको क्या चाहिए यह निश्चित और प्राप्त किया जा सकता है। जहां आप हैं यदि वहां से नई संभावना प्राप्त करना संभव हो तो शुरुआत कैसे होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां हैं वहीं से एक नई शुरुआत की जा सकती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन की शुरुआत एक विकृत शरीर से हुई, परंतु जब उन्होंने उसके अंदर उत्पन्न इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का विचार किया तब उन्होंने इस शरीर के साथ बहुत महान सफलता प्राप्त की। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना था कि उन्हें जीवन में आई हुई गरीबी, असहायता और विकृति ही उनकी प्रेरणा का कारण बनी और वे उसमें भी सहजता से बाहर आ सके। इस कारण अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण से कौन सी बात योग्य और कौन सी अयोग्य है यह निश्चित करना योग्य नहीं है। आप जो भी निश्चित करते हैं वह अपने स्थान से देखकर निश्चित करते हैं, परंतु हर एक स्थान और हर उस स्थान तक पहुंचने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। इसीलिए किसी भी बात को पक्का मत मानिए। असाध्य रोगों के विषय में समझते हैं। कोई बीमारी असाध्य है या साध्य है, उसके जीवन पर तकलीफ होगी या आप इस तकलीफ से बाहर आ जाएंगे, यह उस बीमारी अथवा शरीर की अवस्था पर नहीं बल्कि मानसिक अवस्था पर निर्भर होता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी असाध्य है और मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी तब उसे ऐसे ही विचार आते हैं और वही उसे मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। परंतु यदि आपने अपनी धारणा बदली और यह माना कि मेरे स्वास्थ्य का संबंध मेरे शरीर से न होकर मेरे मन से है तो आपको नया अनुभव मिल सकता है। ऐसे समय में आप खुद को बताते हैं कि इस बीमारी का ठीक नहीं होना दूसरों के लिए सही हो सकता है किंतु मेरे लिए नहीं। मैं खुद अपने जीवन का शिल्पकार हूँ और मैंने मृत्यु का नहीं वरन ठीक होने का मार्ग चुना है। यदि आपका यह विचार प्रबल होगा तब आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि सुनने वाले को शायद यह इतना योग्य न लगे, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसकी धारणा अधिक महत्वपूर्ण है। आपके विचार और परिणाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और इसकी अनुभूति आपको निश्चित ही प्राप्त होती है। जल्दी ठीक होने के लिए मनोरंजन पर जोर। जेरी, इब्राहिम, मैंने ऐसा सुना है कि किसी लेखक को एक असाध्य रोग हुआ था और उसका कहना था कि उसकी बीमारी ठीक होने का कारण एक हास्य कार्यक्रम था। उन्होंने टीवी पर बहुत सारे हास्य कार्यक्रम देखे और देखते देखते उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके पीछे क्या रहस्य है? इब्राहिम, उनकी बीमारी ठीक होने के पीछे का कारण उनका स्वास्थ्य से एक रूप होना है। उन्होंने स्वयं के असली अस्तित्व से एक रूपता हासिल की। पहली बात यानी उनकी बीमारी के कारण उनमें जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल हुई और उसके साथ हास्य कार्यक्रम देखने के कारण जो उनका मूल स्वभाव था उस स्वभाव से वह सहजतापूर्वक एकरूप होते रहे। वो जितना ज्यादा हंसे उतना ही खुद से एकरूप होते रहे। साधारणतः ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ने पर बीमारी के विषय में विचार करते हैं। एक तो बीमारी, दूसरी उससे होने वाली तकलीफ और दर्द। यदि इसके साथ विचार भी वैसे ही हो जाए तो स्वाभाविक रूप से बीमारी बढ़ती ही जाती है। इसके विपरीत जब इस प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं तो ध्यान दूसरी तरफ और वह भी सकारात्मक बातों की तरफ होने से अंदर का विरोध कम होता है और हम स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं।
बीमारी को नज़रअंदाज करके बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जेरी, यहाँ मैं खुद से संबंधित एक निरीक्षण बताना चाहता हूँ। वह ऐसा है कि मेरे अभी तक के जीवन में मुझे काम करना असंभव लगा हो, इतना बीमार मैं कभी नहीं हुआ। मुझे मेरा काम इतना महत्वपूर्ण लगता था कि बीमारी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। जब मुझे बीमारी के संकेत महसूस होते थे, मतलब थोड़ा बुखार या कंपन का एहसास होता था, तब मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित करता था। ऐसा करने पर मेरी बीमारी दूर हो जाती थी। मुझे लगता है कि इसका कारण बीमारी को नज़रअंदाज करना था। आपको क्या लगता है? इब्राहिम, आपको आपके काम के प्रति प्रेम के कारण और उसे करना अधिक आनंददायक होने के कारण उस काम को करते समय आप खुद ब खुद अपने मूल स्वभाव के निकट चले जाते हैं। बीमारी की शुरुआत यानी आपकी स्वयं के साथ होने वाली एक रूपता का विचलित होना है। जब आप दोबारा उसे साधते हैं तो आप स्वास्थ्य से एक रूप होते हैं और बीमारी सहजता से ही आपसे दूर चली जाती है। कर्म संचालित संसार में होने के कारण हम अपने कर्मों के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब आप कार्य करके थक जाते हैं तब आप उस प्रकार की भावना भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में कुछ देर रुककर अपने अंदर ऊर्जा पैदा करना जरूरी होता है, लेकिन लोग ऐसा न करके अपने शरीर को तनाव में रखते हैं। कुछ लोगों के मामले में ऐसा होता है कि जब उन्हें बीमारी का एहसास होता है उस समय ज्यादातर उनका ध्यान बीमारी की तरफ जाता है, और जो बीमारी शुरुआत में छोटे रूप में होती है यह आगे चलकर बड़े रूप में सामने आती है। आपके जीवन में आने वाली बीमारी के प्रारंभिक संकेत भावना से आते हैं। यदि उसी समय उसका उपाय किया जाए तब उसमें सहजता से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात ऐसी कोई भी शारीरिक अवस्था नहीं है जिसमें से आप बाहर नहीं आ सकते हैं, परंतु जितनी जल्दी बीमारी का एहसास होगा उतनी जल्दी ही उससे ठीक होना भी आसान होगा। टीके का बीमारी पर कैसा परिणाम होता है? जेरी, इब्राहिम, आपके मतानुसार हमारे विचार बीमारी का निर्माण करते हैं, तो फिर टीके के माध्यम से हम विशिष्ट प्रकार की बीमारी का प्रभाव कैसे टाल सकते हैं? इब्राहिम, बीमारी के कारण आपकी इच्छा मजबूत बनती है और टीके के कारण आपका विश्वास। जब आप टीकाकरण करवाते हो तब स्वास्थ्य के विषय में आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम उस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। चिकित्सक या अलग अलग प्रयोगों द्वारा उपचार करने वालों के विषय में आपके क्या विचार हैं? जेरी, हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के डॉक्टर रहते हैं। उनका अभी तक का कार्यकाल देखते हुए उनके कुछ मरीज ठीक दिखते हैं तो कुछ की मृत्यु हो गई होती है। फिर ऐसे समय विचारों का क्या परिणाम होता है? इब्राहिम, डॉक्टर हो या मरीजों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रयोग करने वाले लोग, उनके अंदर सबसे बड़ी क्षमता यानी लोगों के मन में ठीक होने के विश्वास का निर्माण करना होता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात जो विश्वास निर्माण कर सकती है उसे सकारात्मक ही मानना चाहिए। यदि दवाई से परे स्पंदनों के संतुलन पर ध्यान दिया जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि डॉक्टर को आपके ठीक होने के विषय में विश्वास नहीं होगा तब ऐसे डॉक्टर के साथ रहना हानिकारक हो सकता है। उनकी मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जेरी, जिन लोगों को शारीरिक कष्ट है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इब्राहिम, सर्वप्रथम तो उनकी शिकायतों का रोना या उनकी शिकायतें सुनने में आप शामिल मत होइए। उनकी शिकायतों से ध्यान हटाने के लिए आपको उनसे थोड़ा दूर रहकर परिस्थिति को देखना आना चाहिए। उनके साथ क्या हो रहा है की अपेक्षा उन्हें क्या हासिल करना है, इस तरफ उनके विचारों को ले जाना आवश्यक है। अर्थात उनकी शिकायतों से ध्यान हटाना इतना आसान भी नहीं होता है। अतः ऐसे समय उन्हें समझाइए कि आप अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को पहचानें। आपको यह भी समझ में आ रहा है कि शिकायत करने वाले लोग जो नहीं चाहिए उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपकी शिकायत सुनने के कारण मैं भी उस विषय में आपको उलझाकर आपकी तकलीफ में और वृद्धि ही करूंगा। इसकी अपेक्षा हम किसी दूसरे विषय पर विचार या चर्चा करते हैं। ऐसा कहकर उन्हें सकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए बाध्य कीजिए। साथ ही उनका स्वास्थ्य सुधरने के लिए संभव सभी प्रयास कीजिए। आप किसी व्यक्ति के लिए तभी प्रेरणादायी हो सकते हैं जब उस व्यक्ति के विषय में विचार करने पर आपके मन में अच्छी भावना का निर्माण हो। जब आप बिना संदेह के किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तब आप उसका भला कर सकते हैं और उनकी प्रगति में साझीदार हो सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जब आपको उनके साथ होना चाहिए आपके अस्तित्व के साथ होने की भावना देता है, तब आप एक दूसरे के लिए मददगार हो सकते हैं।